हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इसको मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, वो भी एक सिंगल सेशन में। जी हाँ, ये वन शॉट रहने वाला है सेशन, तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो 3 सब टॉपिक हैं। हम पहले ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, इसके बाद फ्री फॉल और मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर थर्ड सब टॉपिक में थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो टोटल 3 सब टॉपिक में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। एक एक करके हम सभी टॉपिकों को कवर करेंगे और आपका वन शॉट में ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के, चलिए। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटेशन के बारे में, तो ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत तो हम सभी जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से गिराया जाए तो वो अर्थ की तरफ गिरती है कि नहीं। आपने ये पिक्चर देखा, तो अगर हम प्लेन से जंप करेंगे तो भी धरती की तरफ गिरेंगे, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। और अगर हम बंची जंपिंग कर रहे हैं, आपने ये खेल देखा है क्या, है ना। ऊंचाइयों से लोग पैर में रस्सी बांधकर कूदते हैं एक्साइटमेंट के लिए, मजे के लिए। लेकिन यहां भी तो ग्रेविटी लग रही है, आप ऊपर नहीं जा रहे, आप धरती के तरफ जा रहे हो, क्योंकि धरती आपको, आप हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको अपनी तरफ अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और इसी अट्रैक्शन वाले फोर्स को ही को क्या नाम दिया गया है, ग्रेविटी नाम दिया गया है ना। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में तो ग्रेविटी की तो बात की ही जाएगी, वो तो हमारा मेन है ना। चलिए, अब क्या यही ग्रेविटी प्लैनेट्स को मजबूर करती है सन को अराउंड रिवॉल्व करने में? जी हाँ, वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, द मून गोज अराउंड द अर्थ। इसके पीछे भी क्या है, ग्रेविटी है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ गिर रही है, उसके पीछे भी ग्रेविटी है। प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके पीछे भी ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और मून जो अर्थ का चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स क्या शो कर रहे हैं कि कोई ना कोई फोर्स अट्रैक्ट जो कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जिसके वजह से ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, तो उसी फोर्स को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस फोर्स के बारे में हमको बताया किसने, आइजैक न्यूटन ने। जी हाँ, आइजैक न्यूटन की कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। कहा जाता है कि, अब ये कहानी सच है कि झूठी है मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी क्या कहा जाता है, आइए कहानी के बारे में बताता हूं। आइजैक न्यूटन एक बार सेब यानी एप्पल के जो पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पढ़ रहे थे, जैसा कि आप देख रहे हो। तभी इनके ऊपर सर पे अचानक एक एप्पल गिरा, और जैसे ही गिरा तो दिमाग की बत्ती जली, और दिमाग की बत्ती जली और इनके दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि ये सेब नीचे धरती के तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो इन्होंने कोशिश की पता लगाने की, है ना। तो देखो क्या लिखा है, इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा। द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, किस बारे में, कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इन नॉट अट्रैक्ट द मून। अब इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलने लगे, तो न्यूटन ने ये समझ में आ गया न्यूटन को कि एप्पल नीचे गिरा क्योंकि ये जो अर्थ है, उस अर्थ ने इस एप्पल को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, फोर्स लगाया, जिसके वजह से ये एप्पल नीचे गिरा अर्थ की तरफ। ये अर्थ है ना। अब दिमाग में इनके और भी क्वेश्चन उठने लगे, क्या कि क्या जो मून है, जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, उस मून पर भी अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या। अब उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं पता था, है ना, लेकिन इतना तो पता था कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो अर्थ कोई ना कोई फोर्स लगा रही है, वो अर्थ एप्पल पे भी फोर्स लगा रही है, जिसके वजह से एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है। क्या यही फोर्स अर्थ मून पे भी लगा रही है?
ऐसा सोचना था, क्वेश्चन था किसका, आइजैक न्यूटन का, है ना। तो ही कंजेक्टर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ केसेस। कौन से बोथ केसेस, तो बाद में जब इन्होंने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन जी ने, तो ये बोला फाइनली कंक्लूड करके कि अर्थ ने जो फोर्स एप्पल पे लगाया है, अर्थ का वही फोर्स किस पे भी लग रहा है, मून पे लग रहा है। तो ये दोनों केस, कौन सा केस, एक एप्पल वाला केस और ये मून वाला केस, दोनों केस में जो फोर्स है ना, फोर्स सेम है। जी हाँ, और यही कहना था आइजैक न्यूटन का कि इन बोथ केसेस, दोनों केस में, यहां भी अर्थ ने एक फोर्स लगाया एप्पल पे और वही फोर्स अर्थ कहां भी लगा रहा है, मून पे, जिसके वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो दोनों केस में अर्थ द्वारा लगने वाला फोर्स एक जैसा है। एक जैसा मतलब मैग्नीट्यूड में हम ये नहीं कहेंगे बराबर है ना, लेकिन फोर्स का जो नेचर है वो सेम है। जो फोर्स यहां लग रहा है वही फोर्स यहां लग रहा है, ठीक है। और वो फोर्स एप्पल को यहां गिरा रहा है अर्थ की तरफ, और इस केस में मून को बोल रहा है कि तुम अर्थ के चारों तरफ घूमो, और ये उसी फोर्स के कारण है। ऐसा कहना था किसका, न्यूटन जी का। और ऐसे ही नहीं कह दिया, कई सारे एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के बाद कहा, ठीक है। चलिए, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब कि अगर आप सर ये कह रहे हो कि अर्थ ने एप्पल पे जो फोर्स लगाया, ठीक है, उसी नेचर का फोर्स अर्थ मून पे भी लगा रहा है, तो अगर एप्पल अर्थ की तरफ गिरा तो मून क्यों नहीं एप्पल की तरफ गिर रहा है। मून को भी, चंदा मामा को भी एप्पल की तरह अर्थ की तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो मून चारों तरफ चक्कर तो लगा रहा है लेकिन अर्थ की तरफ नहीं गिर रहा है जैसे एप्पल गिरा था। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करके बताया, है ना। तो इस एक्टिविटी को जरा समझ लेते हैं। तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक धागा लेना है, रस्सी लेना है और उसके एक सिरे पर स्टोन टाई कर देना है। टेक ए पीस ऑफ थ्रेड, टाई ए स्मॉल स्टोन एट वन एंड। तो थ्रेड के वन एंड पर आप एक स्टोन को क्या कर दीजिए, टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, है ना। होल्ड द अदर एंड। अब उस थ्रेड का जो दूसरा एंड है उसको हाथ में पकड़ लीजिए, है ना। एंड व्रिल इट अराउंड, और घुमाइए धागे को, थ्रेड को घुमाइए, जैसा कि फिगर में शो किया जा रहा है ना। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन। अब स्टोन का जो मोशन है उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो ये जो स्टोन है कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कि नहीं रोटेट। जी हाँ, यहां धागा आ जाएगा, धागा यहां आ जाएगा, कुछ देर बाद यहां आ जाएगा। इस तरीके से ये स्टोन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कि नहीं। यही ऑब्जर्व किया आपने। जी हाँ। रिलीज द थ्रेड। अब जो आपने धागे को पकड़ा था, थ्रेड को पकड़ा था, एक एंड को, उसको छोड़ दीजिए। ऐसे घुमाते घुमाते अचानक छोड़ दिया। अब जब आप छोड़ोगे तो जिस मूवमेंट पे, जिस वक्त पे आपने थ्रेड को छोड़ा, उस समय जो स्टोन होगा वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा। अगर यहां था तो ऐसे चला जाएगा, यहां था स्टोन तो ऐसे चला जाएगा, यहां स्टोन था तो ऐसे चला जाएगा, है ना। अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन। मतलब रिलीज करने के बाद भी स्टोन का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तब देखिए। तो जब तक आपने थ्रेड को पकड़ा था तब तक ये स्टोन सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही घुमाने के बाद आपने जैसे थ्रेड को छोड़ा, अब जो स्टोन है, पत्थर है, वो सर्कुलर मोशन में नहीं जा रहा है। जिस वक्त आपने थ्रेड को छोड़ा उस वक्त वो पत्थर जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा में वो सीधा चला जाएगा। अगर यहां है तो ऐसे चला जाएगा, यहां है तो इस समय इधर जा रहा था तो ऐसे चला जाएगा, यहां है तो ऐसे चला जाएगा। तो दोनों केस में जो स्टोन का, पत्थर का जो मूवमेंट था वो अलग अलग तरीके का था, है ना। जब तक आपने थ्रेड को पकड़ा तब तक गोल गोल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, और जब आपने उसको रिलीज कर दिया तो वो टेंजेंट जा रहा है कि नहीं। तो कुछ ऐसा ही मून के साथ है, ठीक है। अब जरा यहां समझते हैं कि आखिर कोई ना कोई फोर्स है जो स्टोन को मजबूर कर रहा है कि वो सर्कुलर पाथ में क्या करे, मूव करे, है ना। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, मतलब जब थ्रेड को रिलीज किया गया उसके पहले
द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जैसा कि मैंने बताया है ना, विथ ए सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। जब आप धागे को पकड़ के जब आप पत्थर को गोल गोल घुमा रहे थे तो ये जो पत्थर है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था और इस पत्थर की जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या कर रहा था, बदल रहा था। देखो इस समय अगर जैसे यहाँ है तो यहाँ डायरेक्शन ऐसे है, अगर यहाँ पहुँचेगा तो डायरेक्शन यहाँ ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ पहुँचेगा तो देखो डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो हमेशा क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। अब देखो यहाँ आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया, है कि नहीं। यहाँ पहुँचेगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो जब तक वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तब तक उस स्टोन की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई, या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई। और वेलोसिटी चेंज हुई समय के साथ, समय के साथ वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन। यानी कि अगर कोई पत्थर सर्कुलर पाथ में इस तरीके से घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी समय के साथ बदलेगी तो इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू ma होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा तो उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई क्या लग रहा होगा, फोर्स, है ना। द फोर्स, अब वो जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन। तो ये जो पत्थर गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ये पत्थर एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट किसी ना किसी फोर्स की वजह से कर रहा है। तो वो फोर्स जो इस पत्थर को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, ठीक है, वो फोर्स क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी, हमने बॉडी कौन सी ली, हमने स्टोन लिया, पत्थर लिया, है ना, एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये फोर्स लग कहाँ रहा है, सेंटर की तरफ। तो इस समय ये जो येलो रंग का एरो है ना, ये आपको इस फोर्स का क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, जो कि हमेशा किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। ये सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। और यही फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है सेंटर की तरफ, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और घूमते समय उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इसी फोर्स को हम कहते हैं कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना समझ में आ गया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब मून के केस में जो अर्थ का फोर्स है, जो मून को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहां सेंटर पे मान लीजिए कौन है, अर्थ, ठीक है, सेंटर पे है अर्थ, और इसके चारों तरफ ये क्या है, मून है, जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट नहीं रिवॉल्व। और अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मून को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, जिसके वजह से मून सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। तो इसीलिए मून गिरता नहीं है, क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, और अर्थ क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है मून को कि तुम मेरे चारों तरफ रिवॉल्व करो। तो वो रिवॉल्व करेगा, लेकिन मून गिरेगा नहीं अर्थ पे। लेकिन अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे गिरेंगी, जैसे सेब गिरा था अर्थ पे, लेकिन मून नहीं गिरेगा, मून सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मून, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे लग रहा है, मून पे, हाँ लग रहा है, तो मून गिर क्यों नहीं रहा है, मून इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को किधर घुमाता है, सर्कुलर पाथ में। तो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, तो मून को गोल गोल घुमाएगा, ठीक है। तो आपको इस केस में ये ध्यान रखना है
कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, जैसे अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, ठीक उसी तरह अर्थ ने मून को भी अट्रैक्ट किया। लेकिन जो मून को अट्रैक्ट किया तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और सेंटर पे कौन है? अर्थ। तो इसके वजह से मून गिरेगा नहीं, मून हमेशा सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। मतलब यहां अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज जस्ट लाइक एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? इस वजह से आपका जो मून है वो गिरता नहीं है, वो रिवॉल्व करता है किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और अगर पिछले वाले केस में, एग्जाम्पल में, अगर हम धागे को छोड़ दें तो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा और तब वो टेंजेंशियल चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? अर्थ का जो मून पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अब समझ में आया? अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो किस पे लग रहा है? मून पे। यही अट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, जिसके वजह से मून चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है किसके? अर्थ के। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसका रीजन है। अब वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। वाई? मतलब आइजैक न्यूटन वाला एग्जाम्पल याद करो कि एप्पल अर्थ पे गिरा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एप्पल अपनी जगह पे रहता और अर्थ उसके तरफ मूव कर जाता? है ना भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये है अर्थ, ये है एप्पल। तो अर्थ अपनी जगह रहा, ये एप्पल अर्थ की तरफ गिरा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एप्पल अपनी जगह रहता और अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता? हम तो ऐसा नहीं देखते, हम तो एप्पल को अर्थ की तरफ गिरता हुआ देखते हैं, अर्थ को एप्पल की तरफ जाता हुआ नहीं देखते। ऐसा क्यों? फोर्स तो दोनों पे लग रहा है ना? तो यही बात को समझाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला ऐसा है जो आपको पता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल देन एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन द्वारा दिया गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर अर्थ, एक ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एप्पल। तो अगर अर्थ एप्पल पे फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, तो एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में। तो ये नीचे था तो उल्टा डायरेक्शन क्या हुआ? ऊपर। तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन गिरता हुआ कौन दिख रहा है? एप्पल। अर्थ क्यों नहीं ऊपर चला जाता है एप्पल के? यही तो क्वेश्चन है। और इसके पीछे आंसर है मास। मतलब मास का खेल है। तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला देखें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। अब ये दोनों फोर्स, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ये दोनों फोर्स बराबर है। मतलब एप्पल ने जिस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट किया, मान लेते हैं नहीं, लेट्स सपोज कि एप्पल ने अर्थ को अपनी तरफ 50 न्यूटन से अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो अर्थ भी एप्पल को मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो अर्थ ने भी एप्पल पे फोर्स लगाया, वो भी फोर्स 50 न्यूटन होगा, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ। अर्थ ने एप्पल को नीचे तरफ खींचा तो एप्पल ने अर्थ को ऊपर की तरफ खींचा। तो फोर्स बराबर है, तो फोर्स बराबर है, मतलब फोर्स चेंज नहीं हो रहा। तो फिर फोर्स अगर कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम a को बढ़ाएंगे तो मास घटेगा, मास को बढ़ाएंगे तो a घटेगा, यानी कि तब उस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा जैसा यहां दिख रहा है। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत अधिक होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ताकि दोनों का मल्टीपल एक कांस्टेंट वैल्यू हो। खुद ही देखो 10 = 2 × 5। अब मुझे इसको 10 रखना है तो मैंने 2 को 5 कर दिया, तो फिर 5 को घटाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको बढ़ा दिया है तो इसको घटाना पड़ेगा। तो देखो, ताकि दोनों का मल्टीपल 10 ही आए। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये फोर्स कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन और मास दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट आना चाहिए, तो अगर मैं मास बढ़ा दूंगा तो मास बढ़ गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो अब आप ही बताओ, अर्थ और एप्पल में किसका मास ज्यादा है? अरे अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एप्पल से। तो एप्पल का अर्थ के कंपैरिजन में मास कम है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। तो अर्थ एक्सेलरेट करते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत कम है, इतना कम कि 0 के बराबर मान सकते हो, ऑलमोस्ट 0। तो अर्थ आपको अट्रैक्ट होते हुए नहीं दिखेगी। लेकिन एप्पल का मास बहुत कम है, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन एप्पल में ज्यादा होगा, तो एप्पल आपको एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा और ये नीचे गिरता हुआ दिखेगा। आपको नीचे गिर रहा है, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले कम थी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। और अगर वेलोसिटी समय के साथ बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन है, और इसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से एप्पल गिर रहा है नीचे। तो मतलब मास कम होने की वजह से एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है, अर्थ का मास ज्यादा है, इसीलिए अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो आपको कुल मिला के ये जो रिलेशन है ये याद रखना है कि एप्पल ही क्यों अर्थ की तरफ गिर रहा है, क्योंकि एप्पल का मास कम है। मास कम होने की वजह से एप्पल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। तो एप्पल एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा आपको, और अर्थ में एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर दिखेगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो मास ज्यादा, तो अर्थ में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन बहुत कम। तो अर्थ इसीलिए एक्सेलरेट होते हुए एप्पल की तरफ जाते हुए नहीं दिखती है। इसका कारण पता चल गया। तो वही लिखा है कि बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन, एक गिवन फोर्स के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मास किसका? ऑब्जेक्ट का। तो इस वजह से द मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। इसीलिए मास बहुत कम है एप्पल का, और इसीलिए उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए अर्थ में एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एप्पल। और इसीलिए क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत कम है अर्थ में, इसीलिए हमको अर्थ एप्पल की तरफ जाते हुए नहीं दिखती है। अर्थ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट है उन सभी का मास अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? बहुत कम ना। इसीलिए सारी चीजें अर्थ की तरफ गिरती हुई दिखती हैं। वैसे फोर्स देखा जाए तो फोर्स तो बराबर लग रहा है। मतलब अगर हम बिल्डिंग से कूद जाएं तो हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अर्थ भी हमको उतने ही फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अर्थ मेरे तरफ नहीं आएगी, मैं गिर रहा हूं तो मैं अर्थ की तरफ गिरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। मास कम तो मेरे में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, तो मैं एक्सेलरेट करता हुआ नीचे दिखूंगा और जाकर धरती पे गिरूंगा और चोट लगेगी। ओह, चोट लग गई, है ना? समझ में आया? चलिए, फ्रॉम द अबव फैक्ट्स, मतलब इतना जो हमने पढ़ा, ठीक है, उससे ये पता चला न्यूटन को कि नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इतने सारे एक्सपेरिमेंट से और इतने सारे रिजल्ट से ये पता चला न्यूटन को कि केवल अर्थ एप्पल या मून पे फोर्स नहीं लगा रही, यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दिमाग में मत सोचना कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अर्थ लगाती है। जी नहीं, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और ये फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव होता है। मतलब मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ए
और बी। तो ए अगर बी को अपनी तरफ खींच रहा है तो बी ऑब्जेक्ट भी ए को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से ए और बी एक दूसरे को खींच रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ये नहीं सोचना है कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ द्वारा लगाया जाता है या केवल अर्थ लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सन भी लगा रहा है अर्थ पे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट लगाता है यूनिवर्स का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो ये एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? चलिए, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे आपको पता क्या चलेगा? इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, ये फोर्स कैलकुलेट कैसे किया जाए। ठीक है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के समझने के लिए हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया। एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया बी। ठीक है? और दोनों ऑब्जेक्ट के जो सेंटर है उससे बीच की जो डिस्टेंस है उसको ले लिया डी। ठीक है? अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स जो कि प्रोपोर्शनल होता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डिफिनीशन या ये लॉ क्या कहता है? तो ये लॉ ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के क्या प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो बातें हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगाते हैं। और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो हमने ये दो ऑब्जेक्ट माना, इन दो ऑब्जेक्ट का ये क्या है? सेंटर, और इस सेंटर को जोड़ने वाली लाइन क्या है? ये लाइन, और इसी लाइन के अलोंग लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ए का ग्रेविटेशनल फोर्स बी पर देखें तो ये जो लाइन है इस लाइन पे लगेगा और ए की तरफ लगेगा, क्योंकि ए बी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ए की तरफ। उसी तरह उतने ही फोर्स से बी किसको खींच रहा है? ए को खींच रहा है। तो ये जो लाइन है, जो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को जोड़ती हुई जो लाइन है, उसी लाइन के अलोंग ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यही सेकंड स्टेटमेंट का कहने का मतलब है। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। तो पहले तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा हमने? कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है, मास का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने एक ऑब्जेक्ट का मास ले लिया m और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास ले लिया स्मॉल m, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था, हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इन दोनों के मास का प्रोडक्ट m इंटू m, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला इक्वेशन यही निकला ना, यही निकला ना, है ना? तो लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट F। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लिया F। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? तो इस तरीके से ये आपका इक्वेशन आ गया, है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं कि ये पहली इक्वेशन निकल के आई। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो एक का मास कैपिटल एम था, दूसरे का मास स्मॉल एम था, दोनों का हमने प्रोडक्ट किया और इस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उसी में आगे एक पॉइंट और था कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हमने d माना है, ठीक है, तो d का स्क्वायर और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हो गया 1/d²। इनवर्सली कब लिखेंगे? इनवर्सली तब होगा जब 1/d² लिखें। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी और जो सेकंड इक्वेशन थी दोनों को जोड़ दे। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन d²। ठीक है। अब एक रूल है कि जब हम प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का साइन लगाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी होती है। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे और एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसी को कहते हैं g। तो यहां g क्या है? तो g है आपका एक कांस्टेंट जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और यूनिवर्सल बोलने का मतलब यह है कि इस g की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। चाहे आप अर्थ पे ले लो, जुपिटर पे ले लो, मार्स पे ले लो, कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ, g की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और यहां से हमको ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला मिल गया, F इक्वल टू G इंटू m अपॉन d²। मैं इसको चाहूं तो बदल के ऐसा भी लिख सकता हूं, G m अपॉन d²। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू जिसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल जी याद रखना, क्योंकि आगे स्मॉल जी भी आएगा। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूज मत होना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कैपिटल जी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब बात आती है कि इसकी यूनिट और इसकी वैल्यू। अगर ये कोई कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो सबसे पहले हम यूनिट पता कर लें। तो यूनिट पता करने के लिए बहुत आसान है, मैं यहां से अगर g इक्वल टू लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? तो g इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा m इंटू एम। ये हो गया g। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही तो है। अब मुझे फोर्स का पता है, एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और मास का केजी और मास का भी केजी, तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो ये हो गया किसका यूनिट? जी का यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कभी अगर भूल गए तो आपको अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होगा तो वहां से आप जी की वैल्यू, जी का फॉर्मूला निकाल सकते हो और जी के फॉर्मूले में सबकी यूनिट पुट कर दो, आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट का पता लग जाएगा, जो कि कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैलकुलेट की, और इस g की वैल्यू उन्होंने पाई कितनी? 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अक्सर बच्चे कहाँ गलती करते हैं? 10 की पावर +11 था कि -11 था, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा -11, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, चाहे यूनिवर्स में आप कहीं भी जाओ। तो हमेशा जब भी आपसे इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपको जी की वैल्यू क्या करना है? यही रखना है। और इसीलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देगा, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जी हाँ, ये मत एक्सपेक्ट करना कि क्वेश्चन में आपको दिया जाए, हो सकता है दे दे,
तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे ही याद होना चाहिए क्योंकि ये वैल्यू चेंजेस तो होगी नहीं, तो फिर एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपको याद हो। ठीक है, चलिए, तो ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, फॉर्मूला देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फ्री फॉल को पढ़ते हैं और फ्री फॉल के बाद मास और वेट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बात आती है फ्री फॉल की। फ्री फॉल को अगर समझना है तो जरा इस एग्जाम्पल को देखो। आपने कभी भी अपने घर के छत से किसी बॉल को नीचे फेंका है? कभी ऐसे फेंका है? फेंका होगा, जरूर फेंका होगा। तो जब आप किसी बॉल को हाइट से रिलीज करते हो और आप बॉल को नीचे अर्थ की तरफ गिरता हुआ देख रहे हो, वही कंडीशन है किसकी? फ्री फॉल की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में नीचे धरती की तरफ, अर्थ की तरफ गिर रहा है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस समय अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बाकी कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ, केवल ध्यान रखना, केवल ओनली, केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे धरती के तरफ गिरे तो उस कंडीशन को ही कहा जाता है फ्री फॉल। अब बताना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना ये फ्री फॉल है क्या? मैंने ये पेन लिया, पेन को हाथ से पकड़ लिया, अब पेन को मैं नीचे ला रहा हूं, तो यहां भी पेन कहां गिर रही है? नीचे की तरफ, धरती की तरफ जा रही है। तो क्या ये फ्री फॉल है? नहीं, क्योंकि यहां फोर्स अर्थ ने नहीं लगाया, मैंने लगाया, मैंने पकड़ा है ना फोर्स, मैंने पेन को पकड़ा है। ठीक है, तो मैंने अगर पकड़ा है तो मैं अगर नीचे ले जा रहा हूं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसमें अर्थ का कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये हवा में नीचे ऐसे गिरेगा, तब कौन फोर्स लगा रहा है? तब केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, वो है अर्थ। तो अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पेन पे लगाएगा और इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ, तो ये पेन हवा में नीचे गिरेगा। तो यहां केवल अर्थ का फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो इस कंडीशन को ही कहते हैं फ्री फॉल, और वही लिखा है यहां। ठीक है, इसी को एक्टिविटी से परफॉर्म बताया गया है। ठीक है, तो व्हेनेवर, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर, जब कभी भी ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिरती है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन में है? फ्री फॉल में। ठीक है, चलिए, अब फ्री फॉल के समय देखो क्या चीजें चेंज हो रही हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसमें हमारे पास बहुत ताकत आ गई, हम भीम हो गए, हम अश्वत्थामा हो गए, हमने हाथी को पकड़ा, बिल्डिंग के ऊपर ले गए और बिल्डिंग से हाथी को छोड़ दिया। ठीक है, हाथी भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो, अब आप यहां क्या देख रहे हो? हाथी नीचे गिरेगा? बिल्कुल, ऊपर थोड़ी जाएगा। अर्थ, ये अर्थ है ना, अर्थ इस हाथी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो यहां दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हाथी है। तो हाथी भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है और अर्थ भी हाथी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन हाथी का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हाथी में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए हाथी गिरता हुआ अर्थ की तरफ दिखाई देगा, अर्थ ऊपर हाथी की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ा बॉल वाले एग्जाम्पल में, याद करो, है ना। तो हाथी अगर नीचे गिर रहा है तो अगर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी चेंज हो रहा है? नहीं, यहाँ भी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदल रहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब हाथी यहाँ नीचे गिरना शुरू किया तो जो उसकी वेलोसिटी थी, क्या वही वेलोसिटी यहाँ होगी? नहीं, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी नीचे, जब जमीन से टकराने वाला होगा हाथी, और सबसे कम ऊपर। तो मतलब जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है हाथी, अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ते 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 सबसे ज़्यादा वेलोसिटी उस समय होगी जब ये हाथी अर्थ से टकरा रहा होगा। तो चेंज समझ में आया? तो जब कोई कंडीशन, अब हाथी इस समय किस कंडीशन में है? फ्री फॉल कंडीशन में। किसमें है? फ्री फॉल में, क्योंकि हाथी पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बाकी कोई और फोर्स नहीं लग रहा। उसके वजह से हाथी हवा में नीचे अर्थ की तरफ गिर रहा है।
तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में आपने क्या देखा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो नहीं बदलता, डायरेक्शन तो हमेशा नीचे है, लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही होती है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है समय के साथ, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला, जैसे जैसे अर्थ की तरफ ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है तो उसका वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होता रहता है, और इसको हम कह सकते हैं कि समय के साथ उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है, और इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल कंडीशन में रहता है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसमें वो लगातार एक्सेलरेट हो रहा होता है। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन किस फोर्स के वजह से है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से है। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्सेलरेशन को एक खास नाम दिया गया है, इस एक्सेलरेशन को, जो कि किस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ, जो कि फ्री फॉल में था। जैसे हाथी फ्री फॉल में है, बॉल को हमने छोड़ा, फ्री फॉल हो रहा है, तो हर वो ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कंडीशन में है और वो अर्थ की तरफ गिर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से प्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट में, तो हम इस एक्सेलरेशन को एक खास नाम से जानते हैं और इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या इसको दूसरा नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। अब क्योंकि ये एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वही स्मॉल जी की भी यूनिट होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को आमतौर पे ए लिखते हैं, लेकिन ए को हम जी भी लिख सकते हैं, कब, जब ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हो, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से गिर रहा है। तो अगर फोर्स के वजह से कोई ऑब्जेक्ट धरती के तरफ गिर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है उसे ए ना लिखकर हम जी लिखते हैं। तो F इक्वल टू एम ए की जगह हो जाता है F इक्वल टू एम जी। तो ये जो स्मॉल जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की भी वैल्यू, स्मॉल जी की भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस। कैपिटल जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और जबकि स्मॉल जी कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल में है उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, किसकी, स्मॉल जी की। तो हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने ये मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे है। ठीक है, ये है हमारा अर्थ, है ना, ये अर्थ का रेडियस, और ये है सेंटर, और ये है अर्थ का सरफेस। ठीक है, हमने क्या माना, कैपिटल एम मान लिया, मास ऑफ अर्थ, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। तो ऑब्जेक्ट यहां है और अर्थ का सेंटर यहां है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी मान लिया। तो इस केस में जो डी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। जी हाँ, ठीक है। अब हमको पता है F इक्वल टू एम जी। कैसे पता है, अरे कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होगा तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो फोर्स mg के बराबर होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो हम a की जगह g लिख सकते हैं कि नहीं, तो F इक्वल टू m इंटू ए की जगह F इक्वल टू m इंटू जी लिख दिया। ठीक है, और
ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको फॉर्मूला पता है कितना, Gm×m/d²। तो mg को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर दिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू Gm×m/d²। तो हमने f की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो mg बराबर इक्वल टू ये हो गया, तो यहां ये कट गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से g क्या आ गया, g आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू m, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन d², और यहां d किसके इक्वल है, ये ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ। अर्थ का ये जो सेंटर है, यहां से ऑब्जेक्ट की जो बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो दूरी रेडियस के बराबर है। तो मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल के ऐसे लिख सकता हूं, अपॉन r², बिल्कुल लिख सकता हूं कि नहीं। तो इसको मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को चेंज करके मैंने यहां लिख दिया G इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन r²। ठीक है, क्लियर। अब आपको G की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ पता है हमको, अर्थ का रेडियस हमको पता है। तो अगर हम सारी वैल्यू पुट कर दें तो हमको G की वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस में माने तब जाकर D इक्वल टू R होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लें कि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, अर्थ के सरफेस में नहीं है, यहाँ है, तो जो D है उसमें ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये जो डिस्टेंस है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपकी टोटल डिस्टेंस आएगा। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं है, अर्थ के सरफेस पे है, तो जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी, और तब यही फॉर्मूला बदल के हो जाएगा G×m/r²। अब जब हम यहां सारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, किसकी, G की, मास की, रेडियस ऑफ अर्थ की, तो हमको G की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। लेकिन एक चीज और देखो, अर्थ का जो शेप है ना वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। जी हाँ, परफेक्ट गोल नहीं है अर्थ, ये यहाँ पोल के तरफ चपटा है थोड़ा। तो देखो इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये अर्थ का सेंटर, ये इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो ये जो रेडियस है और यहाँ सेंटर से पोल का जो रेडियस है, इस रेडियस में डिफरेंस है कितना, 21 किलोमीटर का। मतलब कि ये रेडियस ज़्यादा है, ये रेडियस कम है। अब जरा फॉर्मूला देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो G की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इन सभी पे। अब ये नहीं बदल रहा, मास ऑफ अर्थ नहीं बदल रहा, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ बदल रहा है। इक्वेटर पे रेडियस कुछ और है और रेडियस ज़्यादा है, और ये जो पोल वाला जो रेडियस है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ये रेडियस कम है। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो G की वैल्यू कम होगी। तो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओ तो क्या ऑब्जर्व करोगे, रेडियस बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है अर्थ का, पोल पे रेडियस कम है, तो कम से ज़्यादा रेडियस की तरफ। तो अगर आप इधर से पोल से, ये पोल, ये पोल, पोल से आप इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, ये इक्वेटर है, ये पूरी लाइन इक्वेटर है कि नहीं। तो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा तो इस फॉर्मूले के अनुसार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब कि G की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, G की वैल्यू मैक्सिमम पोल पे होती है और मिनिमम कहाँ होती है, इक्वेटर पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, पोल पे, और मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है बताइए, इक्वेटर पे। रीजन ये है कि G की वैल्यू मैक्सिमम पोल पे इसलिए होती है क्योंकि पोल पे रेडियस कम होता है अर्थ का, तो रेडियस कम होगा तो G की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो रेडियस सबसे कम पोल पे, तो G की वैल्यू सबसे ज़्यादा पोल पे। तो रेडियस ऑफ अर्थ के बदलने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g की वैल्यू बदलती है, वही यहाँ लिखा है।
as the radius of earth increases, as the radius of earth increases from the poles to the equator, the value of g becomes greater at the pole, पोल पे ज्यादा और इक्वेटर पे कम। तो ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है ना, तो अर्थ के सरफेस पे है तो जो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा पोल पे रहेगी मैक्सिमम, और सबसे कम कहाँ, इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस बढ़ जाता है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला है कि हमको बाकी वैल्यूज पता है, हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है? अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg अप्रॉक्स, अगर ले कितना ज़्यादा। और अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस एवरेज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल्स पे इक्वेटर रेडियस कम है, तो दोनों का अगर एवरेज लें तो लगभग आएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये है अर्थ का रेडियस। और जी की वैल्यू हमने अभी पढ़ा, ये सारे इस यहाँ पुट कर दें तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आएगा 9.8, और क्योंकि ये एक तरीके का एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल में है, किस कंडीशन में है? फ्री फॉल कंडीशन में है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन कितने के बराबर होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है 10 लेने को। तो आप 10 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर 10 बोला है कि g = 10 तब आप लेना, नहीं तो 9.8 लेकर सॉल्व करो। ठीक है, तो जो आंसर में फर्क आता है ना, फर्क इसीलिए आता है कि कभी कभी कुछ लोग g के वैल्यू 10 ले लेते हैं, क्योंकि 9.8 अप्रॉक्स 10 के इक्वल है। तो मैटर नहीं करता, आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आप बॉल को हवा में ऐसे छोड़ दो, तो अगर पूछा जाए कि वो बॉल नीचे जा रही है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बॉल अब फ्री फॉल कंडीशन में है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कंडीशन में है उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अब क्योंकि बॉल एक मतलब अगर अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की तरफ, नीचे गिर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ नीचे गिर रहा है, तो हम यहाँ न्यूटन के जो 3 इक्वेशन है ना मोशन के, वो तीनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो न्यूटन के जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तभी अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और यहाँ आप देख रहे हो, चाहे हवा में गेंद यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, हर पल जी की वैल्यू क्या है? 9.8। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान देना ये है कि जी की वैल्यू कांस्टेंट, जी क्या एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहता है तभी न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूटन का ऑफ इक्वेशन को मोशन जो ये है वो थोड़ा सा बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ अब क्या आ जाता है? जी। तो v = u + at बन जाता है, v = u + gt, s = ut + ½ at² बन जाता है। हाइट, अब यहाँ s क्या था? डिस्टेंस, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट कहते हैं, तो यहाँ h लेते हैं, तो h बन जाता है ut + ½ gt²। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या आ गया? देखो, जहाँ a था वहाँ g आ गया। v² = u² + 2as, तो यहाँ हो गया v² = u² + 2, और ये g होगा 2gh। ठीक है, तो वही लिखा है, as g is constant near the earth, all the equation for uniformly accelerated motion of object become valid with the acceleration replaced by g। तो न्यूटन ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे, कितने दिए थे? 3 इक्वेशन दिए थे, और ये तब अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। और जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में होता है तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कितना? 9.8, हर पल 9.8। तो हम यही इक्वेशन ऑफ मोशन
फ्री फॉल में भी लगा सकते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि ए की जगह हमको क्या रखना होगा, जी की वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कब, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम गिराएं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी हाइट, सब कुछ हम 3 इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, h क्या है, हाइट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और t क्या है, यहाँ टाइम है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये हमने फ्री फॉल कंडीशन पढ़ लिया। अब मास पढ़ लेते हैं। देखो, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है ना, वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिसाइड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और उतना ज़्यादा वो चेंज का वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, अपोज करेगी। अब आपको एक ठेला खींचना है और एक बड़ा सा ट्रक खींचना है, तो आप बताओ आसानी से किसको खींच लोगे, तो आप कहोगे ठेले को। क्यों? क्योंकि ठेले का मास कम, किसके कंपैरिजन में, ट्रक के कंपैरिजन में। तो मास कम तो इसका मतलब क्या, मास कम तो इसका मतलब उसमें इनर्शिया कम, और वो अपने में होने वाले चेंज का कम अपोज कर पाएगा। तो कह रहा है ना ना ना, लेकिन उसका ये ना आपकी हाथ से कमजोर है, तो आपने खींच लिया, वो नाना करता रह गया और आपने उसको खींच लिया। लेकिन ट्रक का मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, और इनर्शिया ज़्यादा मतलब वो अपने में होने वाले चेंज क्या हो रहा है, ट्रक चुपचाप खड़ा है मतलब रेस्ट कंडीशन में, और अब आप उसको खींच रहे हो तो आप उसकी अवस्था को, स्टेट को चेंज कर रहे हो। आप वो बोल रहे हो कि ट्रक तुम अब रेस्ट पे मत रहो, तुम अब मोशन करो। अब वो क्या कह रहा है, नहीं मेरे में चेंज, आप मुझे खींचना चाह रहे हो, मैं आराम से था, अब मुझे आप कह रहे हो कि मुझे चलना पड़ेगा, तो मैं नहीं चलूँगा। वो ना कर रहा है, मतलब वो अपने में होने वाले चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, और ये रेजिस्ट करने की क्षमता उसमें ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, तो मास, ठीक है, डिसाइड क्या करता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और उतना ज़्यादा ही चेंज को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मास कभी नहीं बदलता। आप अर्थ से जुपिटर पर चले जाओ, मास नहीं बदलता, बदलता वेट है। और हम मूर्ख लोग क्या कर देते हैं, थोड़े समय के लिए मूर्ख बन जाते हैं, है ना। हमको ये लगता है कि अर्थ से जुपिटर पर जाएंगे तो मास चेंज हो जाएगा, ना, मास कभी नहीं बच्चों बदलता, वेट बदलता है, मास नहीं बदलता। ठीक है, तो इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, द मून, और इवन इन आउटर स्पेस। देखो, मून पे है तब भी इस एस्ट्रोनॉट का मास 120 kg है, अर्थ पे है तब भी इसका 120 kg है, तो मास कभी बदल रहा है नहीं। Thus the mass of an object is a constant and does not change from place to place. मास कभी नहीं चेंज होता। ठीक है, चेंज क्या होता है, चेंज वेट होता है। अब वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ आपको या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, पेड़, बिल्डिंग, बॉल, इंसान, जानवर, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट कहते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विथ ए सर्टेन फोर्स, एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ एक फोर्स लगाएगी, और वही जो फोर्स होगा उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, वेट। अब आप बताइए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन यहां जो प्रोड्यूस होगा वो जी के इक्वल होगा, तो वेट की फॉर्मूला क्या बन गया, mg। तो अगर मास में ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्जेक्ट का क्या निकलता है, वेट। ठीक है, तो वही लिखा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो वेट उस फोर्स के बराबर होता है जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से
अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। और वेट निकालते हैं ऑब्जेक्ट के मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करके। अब ये जो वेट है, अब प्लेस टू प्लेस मास नहीं बदलता, मतलब आप सन से मून पे चले जाओ, मून से आप अर्थ पे चले जाओ, अर्थ से जुपिटर पे चले जाओ, मास तो नहीं चेंज हो रहा। लेकिन जी जो है, जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां तो अर्थ के केस में हमने मास किसका लिया? अर्थ का। और रेडियस किसका लिया? अर्थ का। जुपिटर पे जाओगे तो फिर मास किसका लोगे? जुपिटर का। और रेडियस किसका लोगे? जुपिटर का। तब जुपिटर के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और आएगी और जी की वैल्यू कुछ और आएगी, तो वेट की वैल्यू भी कुछ और आएगी, मतलब वेट बदल जाएगा। तो सन से, मतलब आप अर्थ से कहीं भी चले जाओ, मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, मास नहीं बदलेगा, लेकिन जी की वैल्यू बदल जाएगी, जिसके वजह से वेट बदल जाएगा। मास नहीं बदलेगा। अगर आप सन से मून पे गए, सन से जुपिटर पे गए, या अर्थ से वीनस पे, मार्स पे चले गए, जुपिटर पे चले गए, मास नहीं बदलेगा, लेकिन क्या क्या बदल जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदल जाएगी, जिसके वजह से वेट भी बदल जाएगा। तो अर्थ आपको जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, क्या जुपिटर भी उसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? नहीं, वो फोर्स अलग होगा, और उसी फोर्स को ही तो हम वेट कहते हैं। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है? वेट अलग अलग होता है ऑब्जेक्ट का। अब देखो, जैसे यहां देखो, इस एग्जाम्पल में यहां अर्थ पे वेट कितना था? 120 न्यूटन। कैसे बताओ? मान लेते हैं 120 न्यूटन है, लेकिन मून पे इस एस्ट्रोनॉट का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। तो देखो वेट बदल गया, लेकिन मास दोनों के केस में सेम है, 120 kg। तो मास नहीं बदलता, वेट बदलता है मेरे बच्चों, वेट बदलता है। ठीक है, समझ में आया? द एसआई यूनिट ऑफ वेट। अब वेट का एसआई यूनिट क्या होगा? तो वेट एक टाइप का क्या है? फोर्स ही तो है। वेट एक टाइप का फोर्स ही तो है। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वेट का जो यूनिट होगा वो फोर्स के यूनिट के बराबर होगा। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो वेट का भी एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। द वेट इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वेट होता है वो किधर लगता है? तो वेट एक टाइप का फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ कहाँ अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ। तो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होगा, अर्थ की तरफ होगा ना। तो वही तो लिखा है कि जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है। क्लियर कट समझ में आया? चलिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब मून पे अगर हम जाएं, कहाँ से? अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ से अगर मून पे जाएं तो क्या चेंज होगा? तो आप कहोगे मास नहीं चेंज होगा, वेट चेंज हो जाएगा। जी हाँ, और वेट क्यों चेंज होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के निकालने का फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने। तो एक बार अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस रखकर जब आप जी निकालोगे तो जी आएगा आपका 9.8, और फिर इसी फॉर्मूले में जी, कैपिटल जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब एक बार आप अर्थ का मास रखो। अब आपने अब क्या किया? अर्थ का मास रखकर अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाली, और अब मून का मास और मून का रेडियस रखकर आप जी की वैल्यू निकालो। तो जब आप मून के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालोगे तो वो आपको 9.8 का 1/6 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि जी अगर 1/6 हो गया तो वेट क्या होता है? mg होता है। तो अगर जी बदल के g/6 हो गया तो वेट भी बदल के वेट/6 हो गया ना। तो अर्थ पे जो भी वेट होगा, आप चले गए मून पे तो आपका वेट 1/6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अर्थ पे अगर अर्थ पे आपका वेट 180 न्यूटन है अर्थ पे, तो मून पे वेट कितना होगा? तो
अर्थ पे अगर आपका वेट 180 न्यूटन है तो वेट ऑन मून हो जाएगा अर्थ के केस में जो भी है उसका 1/6 यानी 30 न्यूटन। लेकिन मास जो अर्थ पे है वही मून पे रहेगा। तो एक बहुत ही लॉजिकल अच्छी बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ से मून पे जाने पर वेट क्यों बदल रहा है, तो वेट इसलिए बदल रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू बदल जा रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि स्मॉल जी का फॉर्मूला देखो, मास और रेडियस। तो अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस कुछ और है, मून का मास, मून का रेडियस कुछ और है। तो दोनों केस में जी की वैल्यू भी कुछ और होगी, और जी की वैल्यू से हम वेट निकालते हैं। तो अगर जी की वैल्यू अलग अलग होगी तो वेट की भी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन मास नहीं अलग होगा। ठीक है, समझ में आया? तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इंटू 1/6। अर्थ पे जो भी वेट है उसका 1/6 कहां होगा? मून पे। लेकिन मास वही रहेगा जो अर्थ पे है, वही रहेगा जो मून पे है। ठीक है, चलिए, तो फ्री फॉल और मास वेट पढ़ लिया। अब आते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ लेते हैं। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर में पहले थ्रस्ट को समझेंगे फिर प्रेशर को समझेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कैमल को आसानी से आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में दौड़ सकता है, लेकिन आप दौड़ने की कोशिश करो आपका पैर धंस जाएगा। किसमें? रेत में। लेकिन कैमल बड़े फर्राटे तरीके से दौड़ेगा। क्यों? फिर बड़े ट्रक बसों में आपने देखा होगा टायर मोटे होते हैं। वाई ए ट्रक और ए मोटर बस हैज मच वाइडर टायर। ऐसा क्यों? तो इन सभी एग्जाम्पल से मैं आपको थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? इन सभी के पीछे प्रेशर का खेल है। ठीक है, चलिए, तो प्रेशर को समझना है तो पहले थ्रस्ट को समझते हैं। ठीक है, एक होता है देखो बैलेंस्ड फोर्स। मान लो ये 5 न्यूटन लगा राइट साइड, ये 5 न्यूटन लगा लेफ्ट साइड। तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। मैं इधर से 5 न्यूटन से ढकेल रहा हूं, उधर से कोई 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। लेकिन अगर मैं इसको 15 कर दूं तो कौन जीत जाएगा? कौन सा ज्यादा हो गया? ये फोर्स ज्यादा हो गया और ये फोर्स कम हो गया। तो ये 5 न्यूटन इस 15 में से 5 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा? 10 न्यूटन। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, और इसके वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड क्या करेगा? मूव करेगा। अब ये जो फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के क्या लग रहा था? परपेंडिकुलर लग रहा था। तो ऑब्जेक्ट का फेस ऐसा था और ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे लग रहा था, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसा नेट फोर्स, तो यहां नेट फोर्स कितना आया? 10 न्यूटन। 15 और 5 दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो ये आया नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। समझ में आया? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ से कोई खींच रहा है कितने न्यूटन से? 10 न्यूटन से। तो अब नेट फोर्स निकालोगे तो कितना निकलेगा? ये नीचे, ये ऊपर, तो 50 और 10 दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 40 न्यूटन आया। वो भी किधर की तरफ? नीचे की तरफ। और ये 40 न्यूटन जो नेट फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के ये जो सरफेस है उसके क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर। देखो बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसी नेट फोर्स को जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसी नेट फोर्स को हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट। तो इस केस में ये जो 40 न्यूटन का जो नेट फोर्स है वो थ्रस्ट कहलाएगा। थ्रस्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो याद रखना थ्रस्ट एक नेट फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेशर। तो अब आपको थ्रस्ट समझ में आ गया तो प्रेशर समझ लेते हैं, है कि नहीं? अब एक सिचुएशन लेके चलते हैं। कभी आपने रेत में चलने की कोशिश की होगी, तो अगर आप खड़े होकर चलो तो देखो रेत में आपके पैर धंस जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं रेत में। लेकिन अगर आप उसी रेत पर लेट जाओ तो आप धंसोगे नहीं। यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, योर फीट गो डीप इनटू द सैंड, नाउ लाई डाउन, लेट जाओ।
you will find that your body will not go that deep in the sand. तब आप देखोगे कि आपकी बॉडी डीप सैंड में नहीं जा रही, धंस नहीं रही, लेकिन अगर खड़े होकर देखोगे तो धंस जाएगी। तो ऐसा क्या है? इन बोथ केसेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी। अब दोनों केस में आप खड़े तो धरती पर हो, चाहे धरती पे लेट जाओ चाहे धरती पे खड़े हो जाओ, धरती तो आपको अट्रैक्ट करेगी। और धरती जिस फोर्स से, अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है? वेट के, है ना? वो यही ना पढ़ा है, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। वेट नाम दे दिया गया है, तो वो फोर्स ही, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mg। मतलब अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, फोर्स लगाए, तो वही फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो आप चाहे खड़े रहो चाहे लेट जाओ, अर्थ तो अट्रैक्ट करेगी आपको, वेट तो तब भी लगेगा। लेकिन वेट क्या है? एक तरीके का फोर्स है, ठीक है? क्या है? एक तरीके का फोर्स है, लेकिन उस फोर्स का जो एंड रिजल्ट है वो अलग अलग है। यहाँ भी उतना फोर्स यानी वेट है, यहाँ भी उतना वेट है, लेकिन यहाँ उस वेट के वजह से आप धंस जा रहे हो और यहाँ आप सैंड में नहीं धंस रहे। क्यों? फर्क है एरिया का। आप यहाँ खड़े हो तो केवल आपका पैर है सैंड के कांटेक्ट में, तो वो जो वेट है वो केवल आपके इस पैर जितने एरिया पे लग रहा है। लेकिन जब आप लेट गए तो वो जो वेट है वो एक बहुत बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ एरिया कम है और यहाँ एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ एरिया कम होने के वजह से जो वेट का असर है वो ज़्यादा हो गया, और यहाँ एरिया बढ़ जाने से वेट का असर कम हो गया। समझ में आया? तो thus the effect of force of same magnitude on different areas are different. वेट एक टाइप का फोर्स होता है और ये फोर्स खड़े रहने पर चाहे लेट जाने पर बराबर रहेगा, लेकिन तो वेट का मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इफेक्ट है, असर दिख रहा है वो अलग अलग। यहाँ बालू में धंस जा रहे हो आप, यहाँ नहीं धंस रहे, तो खेल किसका है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण है एरिया। एरिया अलग अलग है, ठीक है? एरिया डिफरेंट है। इन द अबव केसेस थ्रस्ट इज सेम बट द इफेक्ट आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि एरिया डिफरेंट था, इसीलिए देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो इसका मतलब जो थ्रस्ट होता है, जो नेट फोर्स होता है, जैसे यहाँ वेट कहाँ लगता है? कोई भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर ही तो लग रहा है, और ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगे सरफेस के, वो नेट फोर्स क्या कहलाता है? थ्रस्ट। तो इस केस में ये जो वेट है, जो हमारा जो वेट है, ठीक है, वो थ्रस्ट कहलाएगा। तो जो थ्रस्ट है, जो वेट है, उसका असर अलग अलग है, इसलिए क्योंकि एरिया अलग अलग है, ठीक है? तो इसीलिए थ्रस्ट का जो इफेक्ट है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, और एरिया कम होगा तो देखो इफेक्ट ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो इफेक्ट कम। तो इसका मतलब कि द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन लाइंग। तो जब हम खड़े थे तो हमारे थ्रस्ट, हमारे वेट का जो असर पड़ रहा था सैंड पे, बालू पे, वो ज़्यादा पड़ रहा था। तो मतलब जब एरिया कम होगा तो इसका मतलब जरूर प्रेशर ज़्यादा हो रहा होगा। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसीलिए फोर्स को जब हम, फोर्स कह लो, थ्रस्ट कह लो, उसको हम एरिया से डिवाइड कर दें तो निकल के आता है आपका क्या? प्रेशर। तो फोर्स या थ्रस्ट ऑन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? थ्रस्ट मतलब नेट फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? अब फोर्स का फॉर्मूला यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया पास्कल। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल भी कह सकते हो, और चाहो तो कह लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया का खेल है। अब समझ में आ गया कि क्यों ऊंट आसानी से रेगिस्तान में दौड़ रहा है, जबकि आप जब दौड़ रहे हो तो आपका पैर धंस जा रहा है। तो ऊंट का पैर देखना, ऊंट का पैर काफ़ी ब्रॉड होता है, उसका एरिया ज़्यादा होता है।
तो उसके वजह से जो फोर्स का असर है वो कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो ऊंट का जो प्रेशर है, वेट का जो प्रेशर है वो कम होता है। इसके वजह से ऊंट का पैर धंसता नहीं है। और आपके पैर का एरिया बहुत कम, एरिया कम तो आपके वेट का प्रेशर, वेट के वजह से जो आपका प्रेशर सैंड पे लग रहा होगा वो ज़्यादा लग रहा होगा, है ना, इसलिए आपका पैर धंस जाता है। ठीक है, तो ये जो पास्कल जो एसआई यूनिट है प्रेशर की, ये ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और ये एसआई यूनिट है, ध्यान रखना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रेशर एंड फ्लूइड। सॉलिड तो प्रेशर लगाता है अपने वेट के कारण, तो क्या फ्लूइड भी प्रेशर लगाते हैं? फ्लूइड में कंसीडर किसको किया जाता है? लिक्विड को और गैसेस को। ठीक है, और जैसे सॉलिड अपने वेट के कारण प्रेशर लगाते हैं, ठीक उसी तरह फ्लूइड्स भी अपने वेट के कारण प्रेशर लगाते हैं। किस पे? अगर जैसे किसी बोतल में पानी भर दिया जाए तो इस पानी का अपना वेट होगा, और उस वेट के वजह से ये जो बॉटल है इसके दीवालों पर, कंटेनर के दीवालों पर और इसके बॉटम पे फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, है ना। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट एंड दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड ले लो या गैस ले लो, अगर आप उसको किसी कंटेनर में बंद करते हो तो उनका जो प्रेशर लगता है वो कहाँ लगता है? दीवालों पर भी लगता है, कंटेनर की दीवालों पर, और कंटेनर के बॉटम पे भी प्रेशर लगता है। तो मतलब फ्लूइड्स भी प्रेशर लगाते हैं। नहीं लगाते आप तो खुद ही सोचो, बैलून फुला कर देखो, जब बैलून फूल जाता है तो उसको दबाने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा उसमें हवा भरोगे उसको दबाना उतना ही मुश्किल होगा। क्यों? अंदर हवा का प्रेशर है, हवा बहती है और हवा के प्रेशर से हम गिर जाते हैं, है ना। हवा जब तेज चलती है, आपने देखा होगा कि घर के अगर खिड़की दरवाजे हैं अगर खुले हैं तो बहुत तेज वो टकराते हैं। ठीक है, प्रेशर के कारण। प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि अगर किसी कंटेनर में आपने फ्लूइड, चाहे लिक्विड चाहे गैस, भर दिया है तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा ना वो हर डायरेक्शन में बराबर लगेगा। ये नहीं कि राइट साइड ज़्यादा लगेगा लेफ्ट कम लगेगा ना, हर डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है, वो प्रेशर कम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आते हैं बायंसी। तो जब आपने ये पढ़ लिया कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं, चाहे वो पानी हो मतलब लिक्विड हो या गैस हो, तो जब आपने समझ लिया तो बायंसी समझ लीजिए। अगर आप पानी में तैरोगे तो पानी फिर आप पर प्रेशर फोर्स लगाएगी, है ना। तो स्विमिंग पूल में तैरते समय आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो वाटर है ना, क्या ये जो पानी है स्विमिंग पूल का, वो आप पर एक ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगा रही है, और इसी अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? बायंसी, जिसके वजह से आप हल्का महसूस करते हो। ठीक है, तो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट ऑफ बायोंट फोर्स। तो आपका वेट नीचे लग रहा है और बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बायोंट फोर्स को बी लिख दिया। ठीक है, तो अब इसके वजह से मान लो आपका वेट था 50 न्यूटन, अगर ये बायोंट फोर्स नहीं लगता तो आपका पूरा का पूरा 50 न्यूटन नीचे की तरफ लगता, है ना। लेकिन अब मान लो पानी में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, बायोंट फोर्स कितना? 20 न्यूटन का। तो अब आपका नेट फोर्स निकाला जाए तो ये 20 ये 50, तो नेट कितना आया? 30 न्यूटन। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो पहले आपका वेट 50 आ रहा था, अब जो नेट वेट आ रहा है वो 30 न्यूटन। मतलब पहले के कंपैरिजन में आपका वेट कम हो गया। क्यों कम हो गया? आप हल्का क्यों महसूस कर रहे हो? क्योंकि पानी ने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया और नेट फोर्स जो पहले 50 था वो अब 30 हो गया, मतलब आपका वेट कम हो गया। इसीलिए पानी में तैरने पर वेट कम महसूस होता है, क्योंकि पानी जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को बायोंट फोर्स कहते हैं। समझ में आया? अब कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा या फ्लोट करेगा, यह डिसाइड होता है बायोंट फोर्स से और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से। ठीक है, जैसे अगर कॉर्क लो तो कॉर्क पानी में फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि कॉर्क की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। ठीक है, तो पानी की डेंसिटी से कम होने की वजह से
कॉर्क पे लगने वाला बायंड फोर्स ज्यादा होगा किसके, कॉर्क के वेट से, ठीक है, और इसलिए फ्लोट करेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पानी के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, जैसे कि यहाँ कॉर्क तैर रहा है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क, यानी कि कॉर्क पे जो ऊपर की तरफ पानी अपथ्रस्ट फोर्स लगा रही है, बायंड फोर्स लगा रही है, वो ज्यादा है किससे, कॉर्क के वेट से, और इसी वजह से ये कॉर्क ऊपर है, फ्लोट कर रहा है, नीचे डूब नहीं रहा, सो इट फ्लोट्स। लेकिन अगर पानी में आप लोहे की कील डाल दो तो लोहे की कील की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा है, तो पानी द्वारा लगाया गया बायंड फोर्स कम होगा वेट के कंपैरिजन में। किसके वेट, आयरन नेल के वेट के कंपैरिजन में। तो वेट ज्यादा है तो वो नेल को नीचे खींचेगा और जिसकी वजह से नेल डूब जाएगी, है ना। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर on the iron nail is less than that the weight of the nail, so it sinks। अरे देखो सिंपल है, वेट नीचे और बायंड फोर्स ऊपर, जो जीतेगा उसकी चलेगी। तो बायंड फोर्स कब ज्यादा होगा, बायंड फोर्स तब ज्यादा होगा जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी। तो उस केस में बायंड फोर्स ज्यादा होगा और ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है नीचे वाले फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट ऊपर मतलब तैरेगा। और जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा होती है तब बायंड फोर्स से ज्यादा कौन होता है, वेट होता है। तो वेट किधर लग रहा है, नीचे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे जाएगा पानी में तो डूब जाएगा, है कि नहीं, सिंपल। तो ये सारा खेल है डेंसिटी का। डेंसिटी डिसाइड करती है कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। बायंड फोर्स ऊपर वाला ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा यानी फ्लोट करेगा, और अगर डेंसिटी अगर कम है तो बायंड फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर वाटर की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो फिर वेट ज्यादा होगा, वेट ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाएगा तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। सारा खेल इसी का है, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा है, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड and the objects of density greater than that of liquid sink in the liquid। तो जिस लिक्विड में, पानी हो, तेल हो, कोई भी लिक्विड में आप किसी ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हो, तो अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के डेंसिटी या उस लिक्विड के डेंसिटी से कम हुई तो वो फ्लोट करेगी, और डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हुई तो वो लिक्विड में सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत किस लिए यूज करते हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको मदद करता है ये डिटरमाइन करने में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी, मतलब बायंड फोर्स कितना लग रहा है। हमको पता है कि बायंड फोर्स लगता है, कितना लग रहा है ये हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने ये बोला, अब देखो आप खुद ही देखो, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोएंगे तो पानी गिरेगा बर्तन में, क्यों, क्योंकि पानी की जगह ऑब्जेक्ट ने ले लिया, तो वो पानी गया कहाँ, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेस्ड पानी है जो यहाँ था अब आके इस बर्तन में गिर गया, तो ये डिस्प्लेस पानी का जो वेट है वही वेट के बराबर होगा बायंड फोर्स, ठीक है। तो व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली डुबोने पर जो बायंड फोर्स लगेगा वाटर द्वारा या लिक्विड द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे, वो किसके इक्वल होगा, वो उस वाटर के इक्वल होगा जो कि डिस्प्लेस किया गया। ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उस वाटर का जो वेट होगा उतने ही वेट के बराबर बायंड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये अपवर्ड फोर्स बायंड फोर्स है, और इस बायंड फोर्स की वैल्यू उस वाटर के वेट के बराबर होगी जो कि डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो आप अगर डिस्प्लेस वाटर की वैल्यू निकाल लो तो वही होगा बायंड फोर्स की। तो बायंड फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी को समझ लेते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है आपका डेंसिटी, ठीक है।
मास निकालने के लिए हमको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई करना होता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मास की यूनिट केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी पता चल गई तो हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी हमेशा, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो किससे कंपैरिजन, वाटर की डेंसिटी से अगर हम कंपेयर करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को बताएं तो वो रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो वाटर की डेंसिटी होती कितनी है, केजी पर मीटर क्यूब में देखा जाए तो 1000 केजी मीटर पर क्यूब होता है। ठीक है, तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मतलब आपको सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी जो कि इतनी होती है उससे डिवाइड कर देना है, तो उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट की एक एक्चुअल डेंसिटी होती है और एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। एक्चुअल डेंसिटी, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का, इस पेन की जो डेंसिटी है मैं मान लेता हूं कितना, 2000 केजी पर मीटर क्यूब। ये इस पेन की क्या है, डेंसिटी है। अब मैं चाहता हूं इस पेन की रिलेटिव डेंसिटी निकालूं, तो मैं इस पेन की जो डेंसिटी है उसको डिवाइड कर दूंगा वाटर की डेंसिटी से। तो 2000 डिवाइडेड बाई 1000 जो कि वाटर की डेंसिटी है, तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 इस पेन की क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो हमने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, और क्योंकि ऊपर और नीचे एक जैसी यूनिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होगी नहीं। तो इसीलिए लिखा है कि रिलेटिव डेंसिटी रेशियो है ऑफ सिमिलर क्वांटिटी का, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ लिया, और इस सेशन को हमने पूरा एंड तक कंप्लीट कर लिया। ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर जो है वन शॉट में आपने एंड तक देखकर कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है ना। तो अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 के साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।